वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। यूथ पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हम हर रोज़ किसी एक मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे रूबरू होते हैं और वे मुद्दे जो समसामयिक हैं, तात्कालिक हैं और जिन मुद्दों पर सहज रूप में सभी का ध्यान जाता है। एक ऐसा ही मुद्दा जिसने भारत की सीमाओं पर हलचल मचा रखी है और जिसका भारत के साथ सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज श्रीलंका की। श्रीलंका जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से 3-4 महीनों से लगातार राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है उसने पूरे श्रीलंका को तबाह करके छोड़ा है। तो हम आज उस मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका की जो पूरी व्यवस्था है और जिसके कारण श्रीलंका को लेकर उथल पुथल मची हुई है, उसकी पृष्ठभूमि और उस पर बात विस्तार से समझनी होगी हमें। और भारत के संदर्भ में श्रीलंका के रेफरेंसेज को भी समझना पड़ेगा कि क्यों भारत की स्थिति में श्रीलंका को लेकर परेशानी का अनुभव किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे पड़ोसी राज्यों में अगर कोई विपरीत स्थितियां पैदा होंगी तो उसका असर भारत पर स्वाभाविक रूप से पड़े बिना नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक एक करके उन मुद्दों पर बात करूंगा आपसे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन मुद्दों की जिनके कारण भारत का और श्रीलंका के बीच का जो सारा दायरा है उस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखें, ये जो श्रीलंका का जो मानचित्र आप देख रहे हैं और इसके साथ ये जो भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, इस मानचित्र के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि इन दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो दोनों देशों के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे सीमाओं का जो संदर्भ जुड़ा हुआ है वही हमारे लिए चिंता का कारण भी है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की जो दूरी है वो 31 मील की दूरी महज है। रामेश्वरम से होते हुए जब आगे बढ़ते हैं हम तो श्रीलंका के द्वीप तक पहुंच जाते हैं हम। जाहिर सी बात है, श्रीलंका में जब कभी भी कोई तनाव पैदा होगा और वहाँ की जनसंख्या को अपने जीवन यापन करने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा तो उसका असर हम पर पड़े बिना नहीं रहेगा। तो हम उन सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों देशों के बीच की जो स्थिति है, उन स्थितियों में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि श्रीलंका का पूरा स्वरूप कैसा रहा और हम कैसे एक एक करके इन चीज़ों से जुड़ते रहे हैं। पहले हम श्रीलंका के थोड़े से ऐतिहासिक स्वरूप को समझने की कोशिश करें। श्रीलंका को 1972 तक सिलोन के नाम से जाना जाता था और जो पुराने लोग हैं और जो संगीत के शौकीन हैं उनको याद भी होगा कि वहाँ अमीन साइनी हमारे जो उद्घोषक हुआ करते थे, वो एक रेडियो सिलोन से बहुत मशहूर फिल्मी गानों का और गीतों का प्रसारण वहाँ से होता था और भारी संख्या में वहाँ जो पत्र आते थे उसमें झूमरी तलैया का नाम बहुत मशहूर हुआ था। उस समय बड़ी संख्या में पत्र रोज़ाना सिलोन जाया करते थे और वहाँ से सिलोन से उन श्रोताओं के फरमाइश पर गाने प्रसारित होते थे। इसलिए भारतवर्ष में उस दौर की जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी रेडियो सिलोन सुनने के लिए बहुत आकर्षित हुआ करती थी। तो इसका नाम भी सिलोन था, लेकिन बाद में परिवर्तन हुआ और 1972 में जाकर 1972 के बाद इसमें लंका जोड़ा गया और 78 में इसके लिए श्रीलंका शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं फिर याद दिला दूं आपको, पहला नाम सिलोन, उसके बाद लंका और उसके बाद 1978 में इसमें श्री शब्द जोड़ करके और इसका पूरा नामकरण हुआ श्रीलंका, यानी सम्मानजनक शब्द के साथ इसको वहाँ के संसद ने, विधान मंडल ने इसको स्वीकार किया। श्रीलंका जिसके आधिकारिक तौर पर जिसको आज डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण एशिया का वह द्वीप है जिस द्वीप में जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी होते हुए और दक्षिण पश्चिम के अरब सागर तक जाकर के ये वहाँ टकराता है और इसके साथ भारत, श्रीलंका और मालदीव की समुद्री सीमाएं भी साझा होती हैं। तो इस हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि श्रीलंका का पूरा जो समुद्री इलाका है वो हमारे लिए जुड़ने के कारण, हमारे साथ टकराने के कारण महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के मछुआरे भी अपने रोजी रोटी के लिए कई बार श्रीलंका की उसमें
सीमा में समुद्री सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। और इसी तरह कई बार श्रीलंकाई जो मछुआरे हैं, तमिल और सिंगली, वो भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये एक सहज स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत पुराने हैं, हजारों साल पुराने संबंध है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं और इसमें इंडिकेट भी किया हुआ है, रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोटी और धनुषकोटी से होते हुए ये जो राम सेतु बन करके और ये हम मन्नार तक पहुंचते हैं। तो ये मन्नार का द्वीप और यहाँ ये जा करके और टकराता है श्रीलंका से। हमारे जो पौराणिक हमारा जो ग्रंथ है और रामायण में जहाँ हम उसकी चर्चा करते हैं, उस चर्चा से अगर आप बात करेंगे तो रामायण में इस बात का उल्लेख है और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में और ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में राम सेतु का जिक्र भी होता है। तो ये उपलब्ध भी है आज की तारीख में, और वही इसका आर्कियोलॉजिकली प्रमाणित भी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सर्वेक्षण करवाए गए थे उनमें भी इसकी पुष्टि होती है। आधिकारिक रूप से जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का जो स्वरूप है हमारे सामने आता है, उसकी कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। यानी अगर सिंगली भाषा में आप देखेंगे तो सिंगली भाषा में श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज कहलाता है। ये तमिल में इसका नाम है इलंकाई जननायक। इलंकाई जननायक। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो कोलंबो है। जी हाँ, और आप में से जिन लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा है या अगर वहाँ यात्रा की है तो उनको पता भी होगा, कोलंबो वहाँ की राजधानी है। और ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए श्रीलंका और कोलंबो को जाना जाता है। जैसे हमारे अपने संविधान में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख होता है, उसी तरह से श्रीलंका की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, सिंगली, तमिल और अंग्रेज़ी। जाहिर सी बात है सिंगली पहले नंबर पर है भाषा के दृष्टि से, क्योंकि सिंगलियों की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर तमिल्स हैं और बाकी में फिर अंग्रेज़ी की भाषा का इसमें उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। अगर हम श्रीलंका के जातीय स्वरूप को या आबादी के स्वरूप को समझने की कोशिश करें तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये 2012 की जनगणना के अनुसार है, इसमें उस समय का आंकड़ा ये है, आधिकारिक आंकड़ा, उसके बाद कोई आंकड़ा वहाँ जारी नहीं हुआ है। सिंगलियों का जो आबादी का प्रतिशत है वो 74.9% है और तमिल्स की जो आबादी है वहाँ वो 11.2 है। श्रीलंकाई मूल के लोग जो हैं वो 9.2 हैं और भारतीयों की आबादी भी वहाँ 4.2% है। ये जो भारतीयों की आबादी है ये मूलतः भारतीय तमिल लोग हैं जो वहाँ पर बस गए हैं जा करके या कामकाज की दृष्टि से वहाँ उनका आना जाना है। तो इस तरह से बाकी जो अन्य हैं उनमें बर्गर हैं, मलय है, वेद दास हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियन हैं। ये इस तरह का कुल मिला के एक आबादी का जिस तरह की आबादी का स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको, वो अगर धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो बुद्धिस्ट वहाँ 70.2% बौद्ध धर्म। अब भारत, आपको याद होगा बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ था वो भारत से ये आरंभ हुआ, लेकिन भारत में इसके अनुयायियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी विदेशों में है। भारत के से निकले हुए धर्म में सबसे बड़े जो अनुयायियों की संख्या है वो चाइना में है और उसके बाद ये बाकी जो अन्य देश हैं उन देशों में भी शामिल होता है। तो श्रीलंका में 70% से भी ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसके बाद इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या 7.9% है। 12.6% वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या 7.4% है और इसी तरह बाकी जो बचे हुए हैं वो 0.10% हैं। ये जो दूसरी जो तस्वीर है ये आपको वहाँ के लोगों की जीवन संस्कृति का और बहुत जो जीवंत संस्कृति है, जो बहुत कलरफुल वहाँ की संस्कृति, उसका परिचय देती है। वहाँ के लोग बहुत उदात्त भाव से जीवन को जीते हैं और त्योहारों का उल्लासपूर्वक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं उनके जीवन में। ये बहुत, और इसीलिए उनके परिवेश में, परिधान में विभिन्न प्रकार के गहने उन स्त्रियों के द्वारा पहने जाते हैं और बहुत सुंदर वेशभूषा के साथ वो अपने आप को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, सहयोग करती हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बात है भारत और श्रीलंका के बीच की जो साम्यता अगर आप देखेंगे तो जिस तरह भारतवर्ष में अंग्रेज़ों ने शासन किया था और अंग्रेज़ जिस तरह से यहाँ आए थे, लगभग उसी तरह का स्वरूप यहाँ का भी रहा है। आप ये देखें कि
इस राज्य की स्थापना को अगर आप श्रीलंका के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करेंगे तो 543 ईसा पूर्व के इस समुद्री द्वीप पर एक आबादी आई थी और इस तरह से लंका या सिलोन या उससे पहले जो और पूर्व नाम रहे होंगे, लेकिन हम तो लंका के नाम से जानते हैं क्योंकि हमने तो रामायण के माध्यम से इसके बारे में जो अध्ययन किया और पढ़ा है, तो हमको लंका के प्राचीन नाम के बारे में वही हमारी जानकारी है। यहाँ पर कॉन्डियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए 1815 में। उसके बाद 4 फरवरी 1948 को विधिवत रूप से ये स्वतंत्र हुआ। यानी हुआ ये था कि इसको अंग्रेज़ों ने अधिकार में ले लिया और अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार में लेने के बाद फिर यहाँ भी जिस तरह भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और देश को आज़ादी मिली, तकरीबन वैसी की वैसी स्थिति श्रीलंका के साथ भी हुई। और 22 मई 1972 को श्रीलंका ने अपने आप को गणराज्य के रूप में घोषित किया। ये वर्तमान संविधान की स्थिति है। आप देखें कि 7 सितंबर 1978 को वर्तमान संविधान लागू हुआ था। ये जो इस समय वर्तमान समय में जो श्रीलंका में पूरा का पूरा जो परेशानी का कारण बन रहा है और जो विवाद हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में कहीं न कहीं संविधान के संदर्भों को भी समझने की आवश्यकता है। संविधान के माध्यम से वहाँ के जो राष्ट्रपति और उन्होंने अपनी व्यवस्था को मजबूत किया। पहले वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन बाद में संशोधन करके उन्होंने और राष्ट्रपति को शक्तिशाली बना करके और प्रधानमंत्री को सहायक भूमिका में लेकर आ गए। वो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो 25,330 वर्ग मील का ये क्षेत्र है और ड्रिंकेबल या पीने योग्य वहाँ के पानी की स्थिति वो 4.4% है। और ये तकरीबन ये मान लें कि ये 2 करोड़ 21 लाख की आबादी वहाँ मानी जा रही है। ये 2012 का आंकड़ा, आज के रेफरेंस में अगर बात करें तो करीब 2.5 करोड़ की आबादी श्रीलंका की आंकी जाती है। श्रीलंका के जो रुपए हैं उसको LKR के नाम से, श्रीलंकाई रुपए के नाम से जाना जाता है और उसके ये चित्र भी हमारे सामने। तो ये जो नॉर्दर्न प्रोविज़न है वहाँ का, जहाँ ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो प्रोविज़न है, उस पूरे प्रोविज़न में इस समय पूरे के पूरे श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो परेशानी का सबब है वो किस हद तक भयावह हो चुका है, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि श्रीलंका में पिछले 3 महीनों में जो कुछ घटित हुआ उसकी परिणति अभी 3 दिन पहले इस रूप में हुई कि वहाँ के लोगों ने जन विद्रोह करके और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला और उस पर कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन पर। और गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि वहाँ लोगों के पास सरकार, हम आगे भी चर्चा करेंगे, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो परेशानी हुई और कोविड की वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उसने पूरे श्रीलंका को तबाह करके छोड़ दिया। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चूँकि चल रहा था, उस पर हम बात कर रहे थे, तो मानव बस्तियों के प्रमाण यहाँ लगभग हमें 3000 साल पहले ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ 3000 साल पहले मानव बस्तियाँ बस गई थी और वहाँ कम से कम 12,500 साल पहले जो है वो इसकी उपलब्धता की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। श्रीलंका का जो पहला जो ज्ञात सोर्स है हमारे पास, वो बौद्ध लेखन से हमारे सामने आता है और इसके साथ साथ जनश्रुतियों के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें यहाँ हमें दिखाई देती हैं। बंदरगाहों का जो स्वरूप रहा है वो इसको सिल्की वे के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए बंदरगाहों के स्वरूप को भी श्रीलंका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। समुद्री सिल्की रोड कहा जाता था क्योंकि जो इसका स्थान है वो व्यापारिक केंद्र, यहाँ के जो बंदरगाह थे वो व्यापारिक केंद्र थे प्रमुख रूप से। और ये जो बंदरगाह थे ये अनुराधापुर काल से लेकर के और ईसा पूर्व के 17 ईस्वी तक के रूप हमारे सामने आते हैं ये। और यहाँ से सुदूर पूर्व और यूरोप दोनों तरफ आने जाने का काम था, यहाँ से ये मार्ग हमारे काम आता था। व्यापार की दृष्टि भारत से भी, यहाँ भारत भी इसको टच करता हुआ निकलता था, भारत से भी यहाँ आवागमन था। और श्रीलंका की जो आबादी है वो भी इसमें विभिन्न प्रकार से मदद करती थी। और ये जो बंदरगाह आप देख रहे हैं, आज का जो श्रीलंका में जो उपद्रव खड़ा हुआ है उसमें
ऐसे ही बंदरगाहों में चीन के हस्तक्षेप के बाद जो स्थिति विकट बनी है उस पर भी हम आगे चर्चा। ये श्रीलंका का जो स्वरूप है वो आप ब्रिटेन के पास कैसे गया था, तो पहले पुर्तगालियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और पुर्तगालियों के बाद उन्होंने इस सारी संपत्ति को अंग्रेज़ों को हैंडओवर कर दिया और अंग्रेज़ों के बाद लंबे समय तक अंग्रेज़ यहाँ 1885 से लेकर 1948 तक यहाँ काबिज रहे और इसके बाद उन्होंने इसको उपनिवेश को मुक्त किया था। यहाँ सिंगलियों का साम्राज्य बना। पहले जो बड़ी पैमाने पर राजा यहाँ जो शासन कर रहे थे वो सिंगली थे यहाँ के शासक, और सिंगली की आबादी भी आप देख ही चुके हैं, 70% से अधिक आबादी सिंगलियों की है। और कुछ तमिल जो 12% तमिल हैं वो यहाँ रहे। तो श्रीलंका में एक विचित्र स्थिति ये भी रही है, श्रीलंका बहुत लंबे समय तक अशांत तमिलों और सिंगलियों के आपसी क्लेश के कारण भी बहुत अशांत रहा है ये, और लगभग 20-22 साल तक। अभी पिछले कुछ ही समय पहले की बात है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो आपको याद होगा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और वहाँ गए थे तो वहाँ सेना की जब निरीक्षण कर रहे थे तो उन पर एक श्रीलंकाई सैनिक ने पीछे से अटैक भी कर दिया था। और राजीव गांधी की हत्या भी आपको मालूम है तमिलनाडु में एक तमिल महिला के द्वारा कर दी गई थी। तो वो भारत के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया था उस हस्तक्षेप को वहाँ के लोगों ने पसंद नहीं किया। ये राजनीतिक स्वतंत्रता जो वहाँ मिली वो 20वीं शताब्दी के शुरू में उभर कर आई और 1948 में शिलोन एक प्रमुख प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। शिलोन, फिर याद दिला दूँ, वही श्रीलंका को ही शिलोन कह रहे हैं। और ये 1948 में अंग्रेज़ों से मुक्त हो गया था ये, और मुक्त होने के बाद ये स्वतंत्र राज्य बना। 1972 में यहाँ श्रीलंकाई गणराज्य की स्थापना हुई। और हाल का जो इतिहास है वो बहुत, जिसकी मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी, 26 साल तक यहाँ गृह युद्ध रहा। और उस गृह युद्ध में प्रभाकरन जो थे वो जो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के नायक थे, उन्होंने इस पूरे तमिलों की तरफ से इसको अंजाम दिया था। और 1983 से लेकर 2009 तक ये श्रीलंका में जातीय या यूँ कहिए दो समूहों के बीच द्वंद्व रहा। और लिबरेशन टाइगर फोर्स को अल्टीमेटली श्रीलंका की सेना ने और सिंगलियों ने मिलकर के उसको तबाह किया, समाप्त कर दिया। उनकी डिमांड थी, लिबरेशन टाइगर फोर्स थे, उनकी डिमांड थी कि तमिलों का हिस्सा श्रीलंका से अलग कर दिया जाए, एक अलग देश के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके और अंत में प्रभाकरन की हत्या भी हो गई थी। श्रीलंका एक बहुराष्ट्रीय, बहुसंस्कृतीय और बहुजनजातीय और भाषाओं से घिरा हुआ देश है। और इसलिए ये जो तस्वीरें हैं ये उस समय की तस्वीरें जब वहाँ पर 1983 से और 2009 के बीच में जो सारा विद्रोह हुआ था उस समय का इंगित है ये सारा। सिंगलियों की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है और बहुसंख्यक आबादी सिंगलियों की है। तमिल जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है वो प्रभावशाली भूमिका में है यहाँ पर। अल्पसंख्यक तो हैं लेकिन ऐसे जैसे पाकिस्तान में भारतीय हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहाँ वो प्रभावशाली नहीं है क्योंकि वहाँ की जो इस्लामिक सरकार है वो हिंदुओं को वहाँ अधिकार नहीं देती है किसी तरह का, और किसी भी प्रकार की उनको छूट नहीं है। यद्यपि अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो भारतवर्ष में भी अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ उनको समान रूप से नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और चेतना प्राप्त है। इसलिए वो आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न है और बराबर की अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी तरह श्रीलंका की भी बात हम करें तो श्रीलंका में सिंगली जो आबादी है वो सिंगली आबादी बहुत पावरफुल है और बहुसंख्यक आबादी है, लेकिन तमिल भी वहाँ उतने ही अल्पसंख्यक होते हुए उतने ही ताकतवर हैं। और इसीलिए जो 26 साल युद्ध चला था उसका मूल कारण भी वही था। हालांकि अब जैसा मैंने जिक्र किया कि लिबरेशन टाइगर फोर्स को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद तमिल अभी चुप नहीं बैठे हैं। तमिल अभी भी लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली तमिलों का हस्तक्षेप बढ़ता या वो अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाते, तब तक श्रीलंका की सरकार ने ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी कि उस श्रीलंका की सरकार ही कोलैप्स हो गई इस समय। तो इस तरह से वहाँ पर मूर, बर्गर, मलय, चीनी और जो स्वदेशी अड्डे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। ये जो
ये जो तस्वीर है ये आपको दिखा रही है कि कितनी खूबसूरत वहाँ की जो वादियाँ हैं और वहाँ की जो बस्तियाँ हैं उनमें कितने शानदार ढंग से लोग रहते हैं। इस द्वीप का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास है और ये सार्क का संस्थापक सदस्य भी रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रमंडल और G77 के साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य भी है। ये बहुत आपको समझने की बात है कि श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी वर्चस्व और उपस्थिति बहुत प्रभावशाली ढंग से रही है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उसका जुड़ाव है, चाहे वो सार्क की बात हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो या राष्ट्रमंडल की बात हो। राष्ट्रमंडल का मतलब आपको पता ही है, राष्ट्रमंडल में वो देश शामिल हैं सारे जो किसी समय ब्रिटिश कॉलोनी के मेंबर रहे थे, यानी जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों का राज्य रहा था, और वो सारे के सारे देश जो आज़ाद हो गए बाद में उनका एक संगठन बना और उसे राष्ट्रमंडल संगठन के नाम से जाना जाता है। और उसी राष्ट्रमंडल संगठन में श्रीलंका भी शामिल है, भारत भी शामिल है उसमें, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी उसमें शामिल है। तो ये वो सारी कॉलोनीज है जो उसमें शामिल रही हैं। इसके साथ साथ आर्थिक संकट का जो परिणाम हुआ है वो अब समझने की बात है। ये जो श्रीलंका में हालात बिगड़े हैं वो किसी और ने नहीं बिगाड़े हैं। पूरी दुनिया में कोरोना फैला था तो श्रीलंका में भी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां अपनाई गई उनके कारण श्रीलंका की स्थिति बिगड़ी और श्रीलंका में जो सबसे राजनीतिक दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा विद्रूपता उभरी वो थी कि पूरा का पूरा शासन वहाँ राजपक्षे परिवार ने कब्जे में कर लिया था। हालांकि चुनाव हुए थे और चुनाव में वो पार्टी जीत कर आई थी उनकी, लेकिन उस जीत के अहंकार ने राजपक्षे परिवार को स्वयं अपनी समस्याओं से घेरने में विवश कर दिया और इसके कारण श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। और इसीलिए उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट जो पैदा हुआ, उस आर्थिक संकट ने मुद्रास्फीति पैदा की। मुद्रास्फीति के साथ साथ वहाँ वित्तीय संकट हुए, विस्फोट होने लगे और जनता जो है वो आंदोलन करने लगी। इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका के जो बदलते हालात हैं, हालांकि 1948 में श्रीलंका ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद आगे तो बढ़ा, लेकिन श्रीलंका आर्थिक दृष्टि से कभी भी मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने नहीं आया। वो लगातार आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में बना रहा। अभी जो आंदोलन चले, उन आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब लोगों ने पिछले अप्रैल से लगातार ये स्थितियाँ वहाँ बनी हुई है, मार्च अप्रैल से लेके, तो सबसे पहला दबाव राजपक्षे परिवार पर आया कि इस सरकार भंग होनी चाहिए। तो चतुराई भरे बड़ा भाई प्रधानमंत्री बन गए, छोटे भाई को राष्ट्रपति बना दिया और राजपक्षे परिवार के 8 से 10 मेंबर मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और अगर आप टोटल वहाँ के राजकोषीय व्यवस्था की बात करें, राज सत्ता की बात करें, तो राजपक्षे परिवार के ही लोग बड़े बड़े पदों पर काबिज हो गए। नतीजा हुआ परिवारवाद। भारतीय राजनीति में जो चर्चा जुमला जो बार बार उठाया जाता है परिवारवाद का, उसका ये जीवंत दस्तावेज है श्रीलंका। और एक राजनीतिक व्यवस्था कैसे कोलैप्स होती है उसका भी प्रमाण है। एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार, बहुमत से आने वाली सरकार किस तरह अपने आप को असहाय महसूस करती है, ये उसका प्रमाण भी है। तो यहाँ राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से प्रदर्शनकारियों के दबाव के कारण, यानी जो बड़े भाई थे उनको पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद वहाँ विक्रमसिंघे जो हैं, रानिल विक्रमसिंघे को अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी जो 4 दिन पहले घटना घटित हुई है, उस 4 दिन पहले की घटना में अब रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। और वहाँ जो महेंद्र राजपक्षे के बड़े भाई जो वहाँ राष्ट्रपति पद पर काबिज हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम भी इस पद को, मैं भी राष्ट्रपति का पद छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ जो हालात बिगड़े हुए हैं, उन हालात को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। मूलतः सरकार की स्थिति बिगड़ी क्यों, ये समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र आपको सत्ता देता है, शक्ति देता है, लेकिन जब जन आकांक्षाएं उफान पर आती हैं और जन विद्रोह का स्वरूप जब धारण हो जाता है तो जन विद्रोह के कारण स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। और ये जो जन विद्रोह का स्वरूप बिगड़ने लगता है वो आप देखें कि खुद सरकार, जो बहुमत से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी, उस सरकार ने श्रीलंका में
इमरजेंसी लागू कर दी, आपातकाल लागू कर दिया। और आपातकाल किस तरह का लागू किया, वो बहुत दिलचस्प बात है। पेट्रोल, दवा, खाने की सामग्री, उन पर भी राशनिंग कर दी गई। और वो राशनिंग होते होते अंतिम स्थिति आ गई कि अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। आपातकाल इसलिए नहीं था कि कोई बाहर से उनको खतरा था या बाहर के किसी आक्रमणकारी के दबाव और प्रभाव के कारण श्रीलंका के हालत बिगड़ रहे थे, बल्कि श्रीलंका की सरकार ने जो गलत निर्णय लिए, उन गलत निर्णयों के कारण यह स्थिति बनी। श्रीलंका की कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा, महंगाई आसमान पर चली गई। तो जिन मुद्दों को लेकर वहाँ ये जो आंदोलन का जो रूप देख रहे हैं आप, और जो आप देख रहे हैं कि लोग कनस्तर लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, आज वहाँ स्थिति यह है कि लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, लोगों के पास डीजल नहीं है, केरोसिन तेल नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, यहाँ तक कि जीवन रक्षक औषधियाँ भी नहीं है, दवा नहीं है, आवागमन के साधन बंद हो चुके हैं और श्रीलंका पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुँच चुका है। आज की तारीख में वहाँ कोई सरकार भी नहीं है। श्रीलंका की जो स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती चली गई, उसका ये चार्ट है कि वहाँ महंगाई की रफ्तार ने किस तरह आसमान छुआ है। और आप देखें कि 2017 में जहाँ 7.7 महंगाई की दर होती थी, वो बढ़ते 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 और आज 30% महंगाई की दर पर चली गई। और ये आंकड़ा भी अब बेमानी हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका में ये जितने भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आंकड़े भी अब इनका कोई अर्थ नहीं बचा है। जो पत्रकार वहाँ दौरे कर रहे हैं, जो भारत से गए हुए पत्रकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस समय आज की तारीख में अगर आप बात करें, हम बात करें अगर 12 जुलाई 2022 की, तो आज वहाँ 1 किलो चावल की कीमत है 1000 रुपया, 1000 श्रीलंकाई रुपया, और वो भी उपलब्ध नहीं है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ खाने पीने की वस्तुओं का भारी अकाल पड़ गया है, समस्या हो गई है। पीने का सामान्य सुलभ वातावरण, पीने का जो पानी होना चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। और इसके कारण जो हालात बिगड़े, उनके कारण में खुद श्रीलंका सरकार उसके प्रति जिम्मेदार रही। हालात इतने ख़राब हो गए कि श्रीलंका सरकार गलतियों पर गलतियां करती चली गई। चीन के साथ उन्होंने अपने संबंध बनाए थे ये सोचकर कि चीन उनकी भारी सहायता करेगा, लेकिन हम अपने कई एपिसोड्स में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। चीन ने अपने अंतर्जाल के अंतर्गत जिन जिन देशों में सहायता करने का ढोंग रचा है या सहायता करने की कोशिश की है, वे सारे देश आर्थिक चंगुल में फंसकर पूरी तरह टूट गए हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है श्रीलंका, और ताज़ा उदाहरण के रूप में हमारे 2 पड़ोसी देश भी छटपटा रहे हैं, एक है नेपाल और दूसरा है पाकिस्तान। तो इन देशों में भी स्थिति इसी तरह की बनती चली जा रही है, और आपको आश्चर्य नहीं होगा कुछ ही समय बाद अगर इन देशों की स्थिति भी श्रीलंका जैसी आपको दिखाई देने लग जाए। श्रीलंका पर चीन का बड़ा भारी कर्जा। चीन क्या करता है कि बड़े बड़े सपने दिखाता है, योजनाएं बनाता है, और ख़ास तौर पर उन छोटे देशों पे, और छोटे देशों में भी भारत को चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उन सारे देशों को इस तरह के ऋण के जाल में, उधार के जाल में, लोन के जाल में फंसा रहा है, और गैर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है चाइना। श्रीलंका में भी यही हुआ। उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं थी एक बंदरगाह को डेवलप करने के लिए, उन्होंने अरबों खरबों डॉलर वहाँ उनको उधार दिया, और फिर ये समय तय कर दिया कि 2021 तक आप वो पैसा हमें लौटाएंगे। श्रीलंका की सरकार इसको समझ नहीं सकी, इस चाल को, और वो पैसा उन्होंने उधार तो ले लिया। नतीजा देखिए, अब आप जो आज स्थिति है कि जिस बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका को चाइना से सहायता मिली थी, वो डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ, वो काम अधूरे रह गए, और वहाँ से किसी भी तरह की इनकम जनरेट नहीं हुई, और इसके एवज में, बदले में चीन को ब्याज सहित राशि लौटाने का समय आ गया और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति चौपट हो गई। ये तो एक चाइना की बात कर रही हमने। खुद श्रीलंका ने क्या किया वो भी कम दिलचस्प बात नहीं है। वहाँ की सरकार ने अपने सनक में, वहाँ के राष्ट्रपति ने और वहाँ की सरकार ने जो बेवकूफ़ी भरे निर्णय लिए, वो बहुत अजीबोगरीब निर्णय थे। उस निर्णय का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो ये था कि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के चक्कर में रासायनिक खाद पर बैन लगा दिया।
अब आप अनुमान करें कि आपकी कोई तैयारी नहीं है किसी भी तरह की, और बिना तैयारी के आप अपनी परंपरागत खेती की व्यवस्था या जो जिस तरीके से आप खेती कर रहे थे उस खेती की व्यवस्था को धक्का दे दें और ये कहें कि हम अपने देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए ऑर्गेनिक खेती करेंगे। पहले पहले बड़ी वाहवाही हुई, पूरी दुनिया में श्रीलंका को पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव स्टेट के रूप में सम्मान मिल गया। श्रीलंका के शासक फूल कर कुप्पा हो गए, लेकिन इसके परिणाम 6 महीने बाद ही सामने आए, जब रासायनिक खाद के द्वारा जो फसल पैदा होती थी वो तो हो गई बंद, और ऑर्गेनिक खाद के द्वारा तैयारी नहीं थी। इसलिए सबसे पहला संकट खड़ा हुआ खाद्यान्नों की कमी। श्रीलंका के लोग चावल खाते हैं, चावल के उत्पादन में भारी कमी आ गई, और अन्य जो अन्न पैदा होता था, दालें वगैरह और बाकी चीज़ें थी, वो भी सब लगभग शून्य पर पहुंच गई। पड़ोसी देशों से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता मिलनी बंद हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो सहायता मिलने की बात सोची जा रही थी वह सहायता भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि किसी भी देश को सहायता तब मिलती है जब उसका विदेशी मुद्रा का भंडार पर्याप्त मात्रा में होता है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का भंडार शून्य हो गया। आज स्थिति यह है कि श्रीलंका पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात नहीं कर पा रहा, दवाएं आयात नहीं कर पा रहा, खाद्यान्न आयात नहीं कर पा रहा, और मानव संकट सबसे बड़ा खड़ा हो गया है। इस मानव संकट के खड़े होने के कारण जो स्थितियां बनी हैं वो आप अनुमान कर सकते हैं। भारी संख्या में जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, और मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति वहाँ बनी हुई है। इसी के साथ साथ कोविड में खाज का काम किया वह था कोरोना। कोरोना के समय पूरे देश में, पूरे विश्व में जो हालात बिगड़े थे वो श्रीलंका में भी हालात बिगड़े। श्रीलंका की आय का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है टूरिज़्म, और 2 साल तक कोरोना में टूरिज़्म को पूरी दुनिया में बैन किया। भारत में भी उसका बैन रहा, पूरे यूरोप से लेकर अन्य देशों तक हम देख ही रहे हैं वो बंद हो गया था। तो श्रीलंका में बाहर से आने वाले पर्यटक लगभग समाप्त हो गया, उनका आने की संख्या पूरी 0 हो गई। तो जो आय का स्रोत था बहुत बड़ा, जिससे श्रीलंका की आर्थिक गतिविधियां चलती थी, वो आय का स्रोत समाप्त हो गया। यानी एक तरफ प्रोडक्शन बंद हो गया एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र के कारण उन्होंने उत्पादन को पैंदे बैठा दिया, तीसरी तरफ कोरोना के कारण जो पर्यटक आते थे वो आने बंद हो गए, और इस तरह वहाँ का जो पर्यटन उद्योग है वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। श्रीलंका की जो जीडीपी है उस जीडीपी में कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 10% से भी ज़्यादा उनका योगदान है, और विदेशी मुद्रा वहाँ समाप्त हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं कोरोना की जो स्थिति बनी उसके कारण। अब ये जो आर्थिक कुप्रबंधन हुआ, उस आर्थिक कुप्रबंधन में भ्रष्टाचार का भी बड़ा योगदान है। वहाँ की सरकार पर ये आरोप लगते रहे कि वहाँ की सरकार अपने परिवार के लोगों के लालन पालन में लगी हुई है, जनता के लालन पालन में उनका कोई ध्यान नहीं था। तो श्रीलंका का जो आर्थिक कुप्रबंधन हुआ उसने भी इसकी बड़ी भारी नुकसान पहुंचाया, और 2019 में आने के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने एक और कारनामा कर दिया। उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए और लोगों में अपना विश्वास प्राप्त करने के लिए और लोगों को लुभाने के लिए, और यूँ मान लें कि आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की हरकत करने के इरादे से जो कुछ भी उन्होंने काम किया, वो उसमें एक ये था कि उन्होंने टैक्स जो लगाए गए थे, पहले से जो सरकारों ने टैक्स लगा रखे थे, उन टैक्सों में भारी कमी कर दी। तो टैक्सों में कमी करने का नतीजा हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अचानक लड़खड़ा गई। रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, जो गतिविधियां सरकार की चल रही थी, जन कल्याण के जो काम चल रहे थे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट के जो काम चल रहे थे, वो भी ठप हो गए। तो इस तरह से विदेशी जो मुद्रा थी उसका लेन देन भी पर भी असर पड़ गया, और टैक्स के कारण जनता को थोड़े समय के लिए तो राहत मिली, लेकिन वहाँ की जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था उसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ श्रीलंका की सरकार ने, मैंने कहा था आपसे कि वो बार बार इस तरह के निर्णय लेती रही है जिनके कारण श्रीलंका की स्थिति बिगड़ी। तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी वस्तुओं पर
आयात पर रोक लगा दी, जिनके कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को गति मिलती थी। और उसमें जो सबसे बड़ी रोक लगाई उन्होंने वो थी रासायनिक खाद। अब आप जैसे अगर हम भारत से अगर इसकी तुलना करें तो भारत इतना बड़ा देश है, 130-135 करोड़ की आबादी का देश है। हम मानते हैं कि रासायनिक खाद के कारण धरती की उर्वरक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। हम ये भी मानते हैं कि रासायनिक खाद की सहायता से उत्पन्न होने वाला जो अनाज है वो उतना पौष्टिक और प्राकृतिक दृष्टि से उतना सुदृढ़ और मजबूत नहीं होता है। लेकिन आप एक बात ये भी तो देखिए कि अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उसको भोजन कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि का उत्पादन होना आवश्यक है। रासायनिक खाद में वह क्षमता है कि जिसके कारण वो धरती से बड़ी संख्या में भारी मात्रा में उत्पादन दे देता है। अगर आप रासायनिक खाद को बंद करके और प्राकृतिक तौर तरीकों से खेती करना चाहेंगे और आप 100-200 साल पहले, 400 साल पहले पुरानी पद्धति से खेती करेंगे तो वो किसी भी तरह से आज की स्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए दूसरे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो श्रीलंका ने वैकल्पिक तैयारी कुछ नहीं की और अचानक से उन्होंने इस तरह के निर्णय लेने शुरू किए, जिसके कारण श्रीलंका की स्थिति बिगड़ती चली गई। वो कनस्तर भूखे लोगों के हाथ में लगे हुए देख ही सकते हैं आप कि किस तरह लोग कतारबद्ध होकर वहाँ खड़े रहते हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं। भारतवर्ष के साथ मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था, पड़ोसी देश होने के कारण भारत की जिम्मेदारी कम नहीं हुई। भारत लगातार श्रीलंका के साथ, भले ही देश छोटा है लेकिन भारत नहीं चाहता कि मानवीय आधार पर कोई संकट पैदा हो। आज जब मैं 12 जुलाई को आपसे बात कर रहा हूँ तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया है कि हम श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। भले ही सरकार वहाँ समाप्त हो गई हो, भले ही वहाँ राष्ट्रपति का पता नहीं हो वो कहाँ गायब हो गए, प्रधानमंत्री का पता नहीं है वो कहाँ गायब हो गए, सरकार का कोई पदाधिकारी सामने नहीं आ रहा, सेना जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत व्यवस्था मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन श्रीलंका में नाराज़ लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखा है, प्रधानमंत्री आवास पर और अन्य जो संस्थाएं उन पर कब्जा कर रखा है। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और वो नई सरकार के गठन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो सर्वमान्य सरकार हो, सर्वदलीय सरकार हो और जो सारे लोगों की बातें सुन करके और श्रीलंका के लिए तात्कालिक रूप से कोई सहायता जुटा सके, ऐसी सरकार की कामना कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री जी ने सीधे जनता को संदेश दिया है कि हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं। और भारत ने अपनी भूमिका को विस्तार से बताया भी है। भारत ने श्रीलंका को अब तक 2.4 अरब डॉलर की मदद कर दी। ये आंकड़ा भी संशोधित हो चुका है। हम करीब 4 अरब डॉलर की सहायता वहाँ कर चुके हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो लगातार हम पेट्रोलियम पदार्थ भी वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन अब आप अनुमान करें कि पेट्रोलियम पदार्थ श्रीलंका से किसी भी तरह की कोई सहायता रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई पैसा मिलने और संभावना भी नहीं है, दूर दूर तक अभी कोई संभावना नहीं है। फिर भी हम अपने टैंकर्स के माध्यम से जहाज़ भर के और उनको डीजल पेट्रोल भी भिजवा रहे हैं, दवा भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं। लेकिन आज की जो खबर है वो ये बहुत चौंकाने वाली है कि एम्बुलेंस की सेवाएं भी समाप्त हो गई हैं वहाँ पर। डीजल की स्थिति ये हो गई है कि वहाँ डीजल किसी भी रूप में अब उपलब्ध नहीं है और जो नेसेसरी या अत्यावश्यक श्रेणी की जो सेवाएं होनी चाहिए थी वो सेवाएं भी अब ठप हो चुकी हैं। श्रीलंका के नागरिकों का पलायन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी और वो आने लग गए हैं। श्रीलंका में जैसे जैसे भुखमरी फैलेगी, बेरोज़गारी फैलेगी और जो समस्याएं पैदा होंगी तो जाहिर सी बात है लोग अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागेंगे और उसमें सबसे निकट का देश भारत है। पहले भी जब तमिल और सिंगलियों का संघर्ष हुआ था तो तमिल आबादी बड़ी संख्या में तमिलनाडु आई थी। एक बार फिर ऐसी स्थिति बनती जा रही है। अभी भी लोग पलायन करने लगे हैं और भारत के पड़ोसी जो राज्य हैं, श्रीलंका के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, वहाँ पर उनकी आबादी धीरे धीरे। अब आप सोचिए, हम भूखे नंगे लोगों को, जो प्रताड़ित लोग हैं, मानवता के नाते क्या उनको शरणार्थियों को आने से रोक सकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। और जब नहीं रोक पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और भारत की राजनीति पर भी उसका असर पड़ सकता है। श्रीलंका के नागरिक हिंद महासागर के रास्ते से तमिलनाडु में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये चिंता हमारे लिए बढ़ती चली जा रही है। इसी के साथ साथ श्रीलंका पर जो दूसरी स्थिति है वो कि
चाइना जो है वो अपना कर्ज वसूल करने के लिए श्रीलंका पर दबाव बना रहा है। आज की तारीख में वहाँ कोई सरकार नहीं है, इसलिए अब वो किस पर दबाव बनाए, लेकिन ये निश्चित बात है कि जैसे ही नई सरकार सामने आएगी एक बार फिर श्रीलंका अपने वसूली के लिए श्रीलंका पर दबाव डाले। श्रीलंका की जो मौजूदा स्थिति है उसमें आप देख ही लीजिए, वहाँ पर जो भावी तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर ये है कि एक सर्वदलीय सरकार के गठन की संभावना नज़र आ रही है। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गायब हो चुके हैं, दोनों इस समय वहाँ आते पता नहीं है उनका कहीं पर। संभावना ये है कि ऐसा लगता है कि या तो पूर्व राष्ट्रपतियों में से विपक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति का नाम वापस से प्रस्तावित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो संसद है उस संसद में जो अध्यक्ष हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो इस तरह की अनेक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो भविष्य की तस्वीर है वो बहुत धुंधली है अभी। और श्रीलंका के हालात कुल मिलाकर हमारे भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें उसका संकट का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह हम भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं उनको भी समझने की कोशिश करें और ये देखें कि पड़ोसी देशों में होने वाली हलचल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए थे। उम्मीद करते हैं आप अपने साथियों के साथ इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। गुड बाय, थैंक यू।